हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स MP वर्ग 2। आपके मेंस एग्ज़ाम्स के लिए हमने साइंस में बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है सिलेबस का सजीव जगत, जिसमें हमें कोशिका को पढ़ना होता है। तो हमने आपका जो कोशिका वाला टॉपिक है सारा क्लियर करा दिया है, तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो यदि आपने ये सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, कोशिका के बाद हमें पढ़ना होता है ऊतक के बारे में। तो ऊतक यानी जिसे टिश्यू कहते हैं, इसकी भी हमारी एक क्लास हो चुकी थी, क्योंकि जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, तो इसमें हमें पादप ऊतक और जंतु ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का अलग अलग अध्ययन करना होता है। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था, उसमें हमने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। तो वो हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी, उसमें जा कर के आप प्लांट टिश्यू को देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ऊतक क्या कहलाते हैं। ठीक है, और ऊतक से ही फिर जाकर के आपके अंग का निर्माण होता है। तो ये एक क्रम चलता है। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक कहलाता है, और ऊतक से मिलकर के आपके अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। तो पहले आप बेसिक से सारी जानकारी यदि गेन कर लेंगे तो आगे जाकर आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है सजीव जगत में हमें पढ़ना होता है आपके जो वर्गीकरण होता है। ठीक है, वर्गीकरण में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह पढ़ना है। तो जब आप मोनेरा जगत या प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको कोशिकाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार आपको शब्द देखने को मिलेंगे कि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो अब ये होते क्या हैं? ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या कहलाते हैं, पादप जंतु आपकी कोशिकाएँ क्या होती हैं। तो बेसिक से सारी जानकारी और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको क्लासें देते हैं हम। तो आप प्लेलिस्ट भी बना दी है, सारी आपकी जो प्लेलिस्ट है मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो आप पहले उनको देख लें। ठीक है, आज के सेशन में तो हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। पादप ऊतक हमारा क्लियर हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। और ये जो जंतु ऊतक हैं पादप ऊतक से बड़ा होता है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको 4 प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करना होगा। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, बस अंत तक आप बने रहेंगे तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे बायोलॉजी की क्लास नंबर कितनी रहेगी? 8 रहेगी। इससे पहले हमारी 7 क्लासें हो गई हैं, जिसमें 6 क्लासें जो हैं इसमें हमने कोशिका की जानकारी दी है आपको। सबसे पहले कोशिका होती क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, फिर एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता दी थी। ठीक है, फिर क्लास नंबर जो 7 है इसमें हमने पादप ऊतक और बेसिकली ऊतक क्या होता है ये बताया था। आज के सेशन में हम जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऊतक के बारे में एक बार पुनः से आपको बता दें कि जो ऊतक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं और कुछ बहुकोशिकीय, मतलब जिनमें ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जिनमें केवल एक कोशिका रहेगी तो उसके जो संपूर्ण कार्य हैं वो वही एक कोशिका करेगी। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएँ हो सकती हैं, लाखों करोड़ों में कोशिकाएँ हो सकती हैं। तो इनके कार्य बटे हुए होते हैं कि किस कोशिका को क्या कार्य करना है। अब इन जो कार्य बटे हुए होते हैं तो इनमें भी कुछ कोशिकाओं के ऐसे समूह पाए जाते हैं जो एक ही प्रकार के आकार के होते हैं और एक ही प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इसी प्रकार की जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो आपके ऊतक कहलाते हैं। तो कभी कभी एक क्रम पूछ लेते हैं आपसे कि मतलब जो मानव शरीर है इसका निर्माण कैसे होता है, क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के समूह से बनता है आपका ऊतक, ऊतक से मिलकर के आपका अंग बनता है, अंग के बाद आपका अंग तंत्र यानी शरीर का निर्माण होता है। तो एक क्रम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर से बता दें ऊतक क्या होता है। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो आपकी औतकी यानी हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो हर एक शाखा का अपना अध्ययन होता है, जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? हिस्टोलॉजी कहलाता था। ठीक है, उसी तरीके से आपके कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? साइटोलॉजी कहलाता था। क्या? साइटोलॉजी। ठीक है, तो उसी तरह से ऊतकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो हिस्टोलॉजी, हिंदी में कहें तो औतकी कहलाता है।
और जो औत की शाखा है, हिस्टोलॉजी शाखा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिंगी ने की थी। और इस शाखा का जो नामकरण है वो हिस्टोलॉजी किसने रखा? तो मायर ने सन 1819 ईस्वी में रखा। और यहाँ पर ऊतक शब्द का यदि प्रयोग पूछ लें कि सर्वप्रथम जो ऊतक शब्द है इसका प्रयोग किसने किया, तो विंचट महोदय ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ऊतक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं और उनकी उत्पत्ति भी समान कोशिकाओं से होती है, तो यही आपके ऊतक कहलाते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के फिर ऊतक जब मिलते हैं तो ऊतकों से मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग यानी ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, कोशिकाओं से आपके ऊतक बने और जब ऊतक मिलेंगे तो ऊतक से आपके अंग बनेंगे। तो जब आपको बिल्कुल बेसिक से सारी जानकारी कोशिका की होगी और ऊतक की होगी तो कहीं फिर आप जा कर के अंग के बारे में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत मैं डीप स्टडी करवा रही हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को समझ पाएँ और किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर लगा पाएँ, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया ऊतक क्या कहलाता है। अब जंतु ऊतक क्या होते हैं? तो पहले भी हमने आपको बताया पादप ऊतक में कि जो पादप होते हैं आपके वो स्थिर होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ज़्यादा मतलब ये गति नहीं करते हैं, इस कारण से इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपके जंतु जगत होता है, इसमें जो जंतु होते हैं अपने भोजन के लिए साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं और ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, क्योंकि ये विचरण करेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी बेसिकली, ठीक है। फिर जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, अधिकांश मतलब सभी नहीं होते, लेकिन जो अधिकतर ऊतक होंगे वो जीवित होंगे और कुछ 1% जो रहेंगे, 1% वो आपके मृत भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं उनमें अधिकांश ऊतक जो हैं वो मृत होते हैं, ये भी आपको बताया था। अब देखो, जब हम श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में छाती की गति को हम महसूस करते हैं। मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे मतलब जो छाती होती है उसमें हमने कुछ गति की है, ठीक है। तो शरीर के अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। मतलब जो आपके जंतु ऊतक होंगे तो इसमें जो भी ऊतक होंगे उनके अपने अपने कार्य बटे होते हैं। जैसे पेशीय ऊतक हो गए, इसके बाद आपके संयोजी ऊतक होंगे, अलग अलग तरीके के ऊतक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। तो जैसे पेशीय कोशिकाएं होती हैं तो ये अंगों को गति मोशन प्रदान करती हैं। अब देखिए, श्वास लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। फिर कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही क्यों? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कार्य इस प्रश्न के हल के लिए संकेत देता है। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जिस तरीके से पेड़ पौधे होते हैं तो इनमें आपके ऊतक अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। जैसे आपको एक ऊतक बताया था जाइलम और फ्लोएम, तो जो जाइलम होता है वो आपकी जड़ों से जल और खनिज लवण को लेकर पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। और फिर जो आपका फ्लोएम होता है वो आपके पहले फ्लोएम होता है, ठीक है। तो फ्लोएम आपके जड़ से खनिज लवण और आपके जल को विभिन्न पार्ट्स तक पहुँचाता है प्लांट के। उसी तरीके से जो जाइलम होता है वो पत्तियों के द्वारा जो भोजन निर्मित होता है उससे जो एनर्जी बनती है वो पौधे के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका रक्त है वो जो विभिन्न पदार्थ हैं उनको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेगा। उदाहरण के लिए जैसे भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है तो वो किसके माध्यम से जाएगा, रक्त के माध्यम से, ठीक है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को भी एकत्रित करता है, यकृत तथा वृक्क और उत्सर्जन के लिए पहुंचा देता है। जिस तरीके से आपके जड़ से आपका जो है पादपों में जड़ से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते थे वो अन्य पार्ट्स तक जा रहे थे, उसी तरीके से आपके पत्तियों द्वारा भोजन जो निर्मित था वो अन्य पार्ट्स तक भेजा जा रहा था। उसी तरीके से मानव में ये विक्रम चलता है, ठीक। अब देखिए, रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि रक्त एक ऊतक है, किस प्रकार का? ऑप्शन देंगे, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है। तो आप याद रख लेंगे, रट ही लेंगे अभी कि जो रक्त होता है वो आपका एक संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है, संयोजी ऊतक कहलाता है। अब देखिए,
अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्न 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जिस तरीके से हमने पादप ऊतकों में पढ़ा था एपिथीलियम ऊतक और दूसरा पढ़ा था हमने स्थायी ऊतक, फिर इनके भी कई प्रकार पड़े हुए थे शीर्षस्थ अंतर्वेशी करके, उसी तरीके से यहाँ पर आपके जो ऊतक हैं इनको मुख्य रूप से तो 4 भागों में बांटा गया है, फिर इनके अंदर भी डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मूल रूप से आप ये 4 ऊतक तो याद रखेंगे ही। जैसे पहला ऊतक है उपकला या एपिथीलियम ऊतक, ठीक है, उपकला या एपिथीलियम ऊतक। दूसरा है आपका संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक आपके होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है आपका उपकला या एपिथीलियम ऊतक यानी एपिथीलियम टिश्यू, तो ये क्या कहलाता है, तो जंतु के शरीर को ढकने या वाह रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक एपिथीलियम ऊतक है। तो क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि उस ऊतक का नाम बताइए जो मानव शरीर या फिर अन्य जंतुओं के शरीर को बाह्य रक्षा प्रदान करता है, तो वो एपिथीलियम ऊतक है। इसी का दूसरा नाम उपकला ऊतक भी होता है। कला का मतलब ही होता है झिल्ली। जिस तरीके से आपके जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका की रक्षा करती है, उसी तरीके से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला ऊतक जो होता है वो उपकला ऊतक होता है। अब जो एपिथीलियम या उपकला ऊतक है शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को भी ढकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल बाह्य अंगों की रक्षा करेंगे, बल्कि शरीर के अंदर भी जो हमारे पार्ट्स स्थित होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनकी भी ये रक्षा करता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करता है। जैसे आपके जो शारीरिक तंत्र हैं, जैसे मान के चलिए आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तो इनको एक दूसरे से अलग रखने में जो अवरोध का निर्माण करता है वो भी आपका एपिथीलियम ऊतक है। यह ऊतक जो है त्वचा, मुंह, आहार नली, ये मुख्य फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। इनको हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि कहाँ पर ये ऊतक स्थित होते हैं। तो त्वचा आपकी बाह होती है, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, ब्रकीय नली आदि में एपिथीलियम ऊतक के, ये सभी आपके एपिथीलियम यानी उपकला ऊतक के बने होते हैं, ठीक। अब देखिए एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, मतलब बहुत पास पास स्थित होती हैं, और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। यहाँ परत होगा, ठीक है। एपिथीलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत और आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर, मतलब इनको सुरक्षा देती हैं, अभी बता दिया आपको। ऐसे ऊतक में जो अंतर कोशिकीय स्थान है वो नहीं होता, ये मूल पॉइंट है इसका। इंटर सेल्यूलर जो स्पेस है इसमें नहीं होता है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण यानी डिफ्यूजन, स्त्रावण, सिक्रेशन तथा अवशोषण एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान और कार्य के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। तो ये तो मुख्य रूप से एपिथीलियम ऊतक हुआ। अब इसमें यदि डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अन्य जो 4 प्रकार होते हैं वहाँ से पूछ लेता है। यहाँ तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ये आपकी त्वचा में, मुंह में, फेफड़ों की कूपिका आदि में मतलब जो है ऊतक जो है एपिथीलियम ऊतक के बने होते हैं। फिर इसमें अंदर जाकर के यदि पूछेगा तो जो आपका एपिथीलियम ऊतक है 4 प्रकार का होता है। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताइए एपिथीलियम ऊतक का एक प्रकार नहीं है। तो याद रखिए 4 प्रकार होते हैं। सल्की या सल्काव एपिथीलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक, क्यूबाइडल एपिथीलियम ऊतक, पक्षमाभी या पक्षमल एपिथीलियम ऊतक। तो पहला है सल्की या सल्काव एपिथीलियम ऊतक। तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। मतलब ये एपिथीलियम के प्रकार हैं। थोड़ा सा डीप में यहाँ पर हम जा रहे हैं क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट यदि आना है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी, जब कोशिकाएं चपटी हैं तो बेसिकली केंद्रक भी इसका जो है वो चपटा ही होगा। इस प्रकार की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं। सल्काव एपिथीलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। तो याद रखेंगे एपिथीलियम हमने पढ़ा, उसमें पूरी चीज़ें बता दी थी कि त्वचा, मुंह, आहार नली वगैरह में मतलब जो है एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। अब इसमें भी यदि डीप में पूछेगा तो पूछ लेगा कि आपकी जो त्वचा की बाहरी परत है इस पर कौन सा ऊतक स्थित है या कौन से ऊतक से बनी होती हैं, तो सल्काव से, ठीक है। इसके अलावा ये ऊतक मुख गुहा, जिह्वा, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनियों और फेफड़ों के वायु कोशों में भी पाए जाते हैं। तो कहाँ पर कौन सा ऊतक
होता है, ये तो आपको याद ही रखना है। दूसरा प्रकार है आपके एपिथीलियम ऊतक का स्तंभाकार। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं और ये आहार नाल के वैसे भागों में स्थित होते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण और स्त्रावण होता है, और मूल रूप से यह जो ऊतक है छोटी आंत के भीतरी स्तर बनाता है। जैसे आपका ये ऊतक आपका क्या था, त्वचा का बाहरी स्तर बना रहा था, उसी तरह से ये छोटी आंत का भीतरी स्तर। नेक्स्ट प्रकार है घनाकार एपिथीलियम ऊतक। तो ये इसकी कोशिकाएं घनाकार होंगी, स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होगा, लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि वृक्क नलिकाओं में देखने को मिलेगा। अगला है लास्ट प्रकार है एपिथीलियम का पक्षमल या पक्षमाभि ऊतक। तो इस प्रकार के ऊतक में स्तंभाकार और घनाकार मतलब दोनों का मिला जुला रूप होता है। मुक्त सतह पर इसके रोम पाए जाते हैं। रोम का कार्य कण मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथीलियम सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो अंडवाहिनी, श्वास नली और मुख गुहा में पाया जाता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए देते हैं तो फिर आपको ये याद रखने पड़ेंगे, वरना ये सभी के सभी आपके एपिथीलियम ऊतक ही कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार होता है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में पहला फैक्ट आपको बता ही चुके हैं, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं ये भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है। तो पहला प्रकार हमने पढ़ लिया उपकला या एपिथीलियम ऊतक। उपकला के 4 प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है संयोजी ऊतक। तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम रहती है। क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या कम, और अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, मतलब इंटरसेलुलर जो स्पेस है इसमें अधिक होता है, जबकि एपिथीलियम में वो नहीं था। ठीक है। अब जो अंतरकोशिकीय पदार्थ है उसको आधात्री मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी में आधात्री, इंग्लिश में मैट्रिक्स इसको कहते हैं, जो अंतरकोशिकीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। अब जो आपका आधात्री या मैट्रिक्स है, इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, तंतुवत जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है या जो आपका आधात्री है एक किस ऊतक में देखने को मिलता है, तो संयोजी ऊतक में। ठीक है। आपने देखा होगा रक्त भी आपका एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तरल पदार्थ ही होता है, और इसमें अंतरकोशिकीय स्पेस भी होता है। तो यही तो है आपका मैट्रिक्स। ठीक है। इसकी जो संरचना है वो जेली की तरह होती है। अब संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरा रहता है। जैसे हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर आपका जीव द्रव्य भरा रहता है, जहाँ पर जगह खाली होती है, बाकी आपके कोशिकांग फैले रहते हैं। तो उसी तरीके से आपका जो संयोजी ऊतक है वो आंतरिक अंग, मतलब अंदर जो आपके अंग स्थित है, मान के चलिए फेफड़ा स्थित है या आपका लीवर स्थित है। ठीक है। तो इनके बीच जो मतलब रिक्त स्थान रहेगा, वहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा, संयोजी ऊतक। इसके अतिरिक्त यह जो है रक्त नलिकाओं और तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। तो ये आप याद रखिए। ठीक है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, क्यों, जबकि एपिथीलियम में बहुत पास कोशिकाएं होती हैं, सटी हुई होती हैं, लेकिन इसमें कम जुड़ी होती हैं, और अंतरकोश की आधात्री में ये कोशिकाएं धसी रहती हैं, यानी मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। मैट्रिक्स की जो प्रकृति है वो विशिष्ट संयोजी ऊतकों के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। जैसा ऊतक कार्य करेगा उसकी अनुसार ही उसकी जो आकृति है वो बदलती रहती है, प्रकृति बदलती रहती है। अब जो संयोजी ऊतक है उसी में आपको पढ़ना है कंकाल ऊतक। ये अलग से प्रकार नहीं है तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में जो 2 प्रकार के कंकाल ऊतक आपको पढ़ने हैं, उसमें एक अस्थि ऊतक और एक उपास्थि ऊतक। तो अस्थि और उपास्थि यदि पूछ लें कि किस तरह के ऊतक हैं, तो संयोजी ऊतक ही होते हैं। ठीक है। तो अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है, मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर की मुख्य अंगों को सहारा देता है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में धसी होती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। अब देखिए, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं। तो स्नायु को यहाँ पर टेंडन और लिगामेंट, शायद लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो अन्य संयोजी एक ऊतक है वो है आपका स्नायु। इसमें 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में मैट्रिक्स यानी आधात्री कम होती है, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक पूछता है आपसे कि जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है वो आपका स्नायु, और इसको इंग्लिश में कहें तो लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पिछली बार ये पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला है एक अन्य प्रकार का ऊतक होता है जिसे कंडरा कहते हैं। तो आप याद रखेंगे स्नायु और कंडरा, तो स्नायु को कहते हैं लिगामेंट और कंडरा को कहते हैं टेंडन। आपने ये नहीं पढ़ा होगा कंडरा और स्नायु, आपने यही पढ़ा है टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो जब हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे वहाँ डीप पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रखेंगे कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक आपका स्नायु ऊतक यानी लिगामेंट कहलाता है। और यहाँ पर अस्थियों को मांसपेशियों से, यहाँ अस्थियाँ होगा, ठीक है। तो अस्थियों को अस्थियों से स्नायु और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक आपका टेंडन कहलाता है। और ये दोनों ही आपके संयोजी ऊतक हैं और संयोजी ऊतक में भी कंकाल ऊतक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होगा। इसकी ठोस अधात्री यानी मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होगी। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है, मतलब जो अस्थियों में जोड़ लगे होते हैं इनको चिकना बनाता है उपास्थि संयोजी ऊतक। उपास्थि जो होता है यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते। ये आपके उपास्थि संयोजी ऊतक हुआ, ठीक है। अब देखते हैं एक प्रकार मतलब कंकाल ऊतक में दोनों पढ़ने थे, अस्थि उपास्थि, दोनों ही अस्थि और उपास्थि संयोजी ऊतक हैं। इसके बाद एक अलग प्रकार का संयोजी ऊतक है एरियोलर संयोजी ऊतक। तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अंगों के भीतर की खाली जगह को ये भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। अगला है बसा। बसा भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो याद रखेंगे इस प्रकार के ऊतक में गोलाकार और अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये फैक्ट याद रखिए, ठीक है। इन कोशिकाओं में बसा की बूंदें भरी रहती हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में बसा संयोजी ऊतक कार्य करता है। इसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। यदि हमें बाहरी चोट लग जाती है तो उससे हमारे अंगों की जो रक्षा है वो बसा ही करता है। यह ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की रक्षा करता है। ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो संयोजी ऊतक में आपको रक्त पढ़ना है, रक्त में इसके बाद आपको बसा संयोजी ऊतक है, अस्थि, उपास्थि, एरियोरल, ये सब आपके क्या हैं संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। अब जो रक्त होता है वो एक तरल या संवहनीय ऊतक है। तो देखिए मतलब जो रक्त है वो है संयोजी ऊतक, ठीक है, लेकिन तरल अवस्था में होता है तो इस कारण से इसको तरल या संवहनीय ऊतक कह देते हैं। रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, इस कारण इन्हें तरल ऊतक कहते हैं। अब आपका जो रक्त या रुधिर है ब्लड, तो रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव्य होता है। तो जब हम रक्त पढ़ेंगे वहाँ आपको बहुत डीप में हर एक चीज़ बताएंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं क्या होती, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, रक्त समूह क्या कहलाते हैं। अभी तो केवल इतना बताया कि आपका जो ऊतक होता है वो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। और जो इसमें भी है इसका जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। यहाँ से आपका पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। प्लाज्मा में पूछा गया था जल का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा सा क्षारीय द्रव्य है। यह आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है। तो पूछ लेगा कि जो आपका टोटल 100% आपका जैसे ब्लड है तो इसमें प्लाज्मा का परसेंट कितना है, तो 55 है। और इसमें 45% आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा, अब जो प्लाज्मा है अपने आप में 100% होगा तो इसका भी जो 90% भाग है वो जल है और 10% भाग में आपका प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, ठीक। अब जो आपकी प्लेटलेट्स वगैरह हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं, तो रक्त जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर डीप में आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रकार है, दो ऊतक हो गए, एपिथीलियम और संयोजी ऊतक। तीसरा प्रकार है आपका पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू क्या कहलाता है। तो पेशी ऊतक यानी प्रचलन और विभिन्न प्रकार की गति यानी मोशन जो हमें प्रदान होता है वो किस ऊतक की सहायता से होता है, पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनेंगे। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में ही केंद्रक होगा। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है। तो पूछता है कि जो जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं इनमें जो गति है वो किस ऊतक के कारण होती है, तो पेशी ऊतक के कारण होती है। अब जो कार्य की आधार पर जो कार्य है इसके आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक।
तो पहला प्रकार आरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक। ये ऊतक जो है, ये पेशियाँ नेत्र की आइरिस, वृषण और उनकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाए जाते हैं। तो केवल यहाँ पर हमने फैक्ट लिए हैं कि ये कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेखित पेशी ऊतक। ये पेशी जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति प्रदान करती हैं, मतलब इच्छा के अनुसार गति प्रदान करती हैं। हृदय पेशी ऊतक, इस प्रकार की पेशी से हृदय की भित्ति बनती है, ठीक है। तो ये तो हुए आपके पेशी ऊतक के कार्य के आधार पर 3 प्रकार। अब आपका लास्ट प्रकार है किसका? जंतु ऊतक का, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना किसका कार्य है? आपके तंत्रिका ऊतक का कार्य, मूल पॉइंट है ये, ठीक है। जंतुओं के शरीर का जो मस्तिष्क है, मेरु रज्जु है और तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। मतलब ये 3 चीज़ें, मस्तिष्क, मेरु रज्जु और तंत्रिकाएं किससे बनेंगी? तंत्रिका ऊतक से। और आपके शरीर को मोशन प्रदान करेगा तो वो पेशी ऊतक होगा, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। मान के चलिए संवेदना क्या होती है? ज्ञान की पहली सीढ़ी आपने CDP में पढ़ा होगा। मान के चलिए हमें कोई वस्तु दिखाई दी तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारे जो तंतु होते हैं वो मतलब मस्तिष्क तक इन सूचनाओं को भेजने का कार्य करते हैं। तो यही होते हैं आपके तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है, ये भी आप याद रखेंगे। इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरी चीज़ें बेसिक से बता देंगे, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इसके 3 भाग अभी याद रखेंगे, साइटोन, डेंड्रन और एक्सॉन, ठीक है। तो ये 3 भाग होते हैं। तो ये हुआ आपका जंतु ऊतक, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा आपको मतलब जटिल भी लगेगा कि इतना सारा कैसे हम गेन करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और हर एक चीज़ अभी से यदि आप तैयार कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलेंगे तो आपका हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।